अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में 3 अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले कल हमने सोशल मीडिया पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट्स का एक्सचेंज देखा हमाद अजहर और मिफ्ता इस्माइल साहब के दरमियान, लेकिन उसमें तंज, सियासत और सार्केज़म ज़्यादा था। हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कम्युनिकेशन नहीं दिखी। ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कब ख़त्म होगी। और आज की एक और अहम खबर ये कि हम ये तो देख रहे हैं कि नंबर्स महंगाई को नीचे लेके आ रहे हैं, लेकिन जो FBR जिस टैक्स नेट का वादा करी थी और जो उन्होंने टारगेट सेट किया था वो तो पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्या मेरी और आपकी पॉकेट पे कोई फ़र्क पड़ा है नहीं, ये भी डिस्कस करेंगे। और आज आर्मी चीफ साहब ने कहा है कि हमें तो अपनी हदूद का पता है और दूसरों को भी अपने आइन के मुताबिक हदूद का ख्याल रखना चाहिए। आर्टिकल 19 का हवाला भी दिया उन्होंने। वो किसको मुखातिब कर रहे थे और ये वाज़ेह पैगाम किसके लिए है, इस पर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हद, आप ज्वाइन करें। फ़हद साहब, ये जो कल हमने देखा ट्वीट्स का एक्सचेंज, मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि एक दूसरे से अच्छे तरीके से बात कर लेते, लेकिन हमने देखा कि तंज करना और सार्केज़म का मौका नहीं जाने दिया PTI ने दोबारा। शुक्रिया बतूल। देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने कल के प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि मिफ्ता इस्माइल साहब का और शायद खाकान अब्बासी साहब का जो उनके ऊपर और उनके साथ जो दीगर को अक्यूज थे, उनके साथ जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस बनाए गए, उनको जेल में डाला गया और उसके बिल आखिर जो है उसमें से कुछ भी नहीं निकला, उनको जो है वो बाइज्जत बरी कर दिया गया। अब उस पर बहस हो रही थी और ये ट्वीट्स का सिलसिला जिसको पोस्ट कहते हैं एक्स पर, वो शुरू हुआ। अच्छा, अब ये जो कल से ये शुरू हुआ और ये जो है वो आज तक चलता आ रहा है, अब शायद कुछ थमा है। और वो शुरू ऐसे हुआ कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो एक जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा, उसका उर्दू तर्जुमा हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तानी सियासत में एक चीज़ जो नापैद है वो फिक्री ईमानदारी और इखलाकी जुर्रत है। नून लीग और PTI में से किसी ने भी अभी तक मुझे मुबारकबाद नहीं दी, यानी जो उनको बाइज्जत बरी किया गया। अच्छा, उसके जवाब में हमाद अजहर साहब, जो कि अब काफ़ी आजकल एक्टिव हुए हुए हैं एक्स पर और हर तरह की मामलात पे वो अपनी राय देते नजर आते हैं, उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब की इस ट्वीट के बाद जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सबसे बुरी चीज़ जो किसी के साथ हो सकती है वो है किसी जुर्म का झूठा इल्ज़ाम लगाना और उसे किरदार कुशी की मुहिम और आजमाइशों की सख्तियों से गुजरना पड़ना। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, आपने एतराफ़ कर लिया, लेकिन फिर आगे लिखते हैं, लेकिन मिफ्ता भाई आपने 9 मई के बाद हज़ारों झूठे मुल्ज़मान के लिए एक आवाज़ नहीं उठाई। अब देखिए मामला क्या है। ये जो तमाम तर जो ये इशू खड़ा हुआ था, जो केसेस बनाए गए थे मिफ्ता इस्माइल पे और शायद खाकान अब्बासी पे, और वो गलत थे, बिल्कुल झूठे थे, वो PTI की गवर्नमेंट में बनाए गए। ये हमाद अजहर साहब जिस हुकूमत के वफाकी वजीर थे, उस गवर्नमेंट और उस गवर्नमेंट की लीडरशिप ने, उस जमात की लीडरशिप ने बाकायदा तौर पर नैब को इस्तेमाल करते हुए ये झूठे और गलत केसेस बनाए थे, जिनकी वजह से कितने इन साहिबान को, उनके ख़ानदान को, उनकी फैमिलीज़ को कितनी अजियत से गुजरना पड़ा। लेकिन अब इशू ये हो रहा है, और ये मैं इसलिए आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूँ क्योंकि इससे ये आपको क्लियरली ये समझ आती है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जितने भी उनके ऊपर मुश्किलात पड़ रही हैं, और हैं मुश्किलात, बतूल इस पर तो हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अब इस मुश्किल वक्त में अगर उन्होंने इखलाकी तौर पर अपनी एक बेहतर पोजीशन अपनानी है और एक रवैया अपनाना है, तो पहले उन्हें एतराफ़ करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या गलतियां की। ये बड़ा ज़रूरी है और हमें ये नज़र नहीं आ रहा। तो ये ट्वीट्स को, ये पोस्ट को नाजरीन को सुनाने का मकसद ये है कि इससे ये रवैया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये एक बार फिर यानी बिल्कुल अयां हो रहा है और इस वजह से उनको बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इसके बाद बड़ा मुख्तसरन जब हमाद अजहर साहब ने ये लिखा, तो फिर मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनको एक और जवाब दिया, जो कि मेरे ख्याल में ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने कई बातें ऐसी की जो कि हमाद अजहर साहब को और उनकी जमात को सुननी चाहिए। मिफ्ता साहब ने लिखा कि हमाद भाई, मुझे आपसे बेहतर ट्वीट की उम्मीद थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी काबिलियत और माली उमूर में आप महारत रखते हैं। मुझे आपसे ये भी उम्मीद थी कि आप फिक्री ईमानदारी और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे, लेकिन आपने इंतखाब नहीं किया। फिर उन्होंने एंड में कहा कि आज आपकी पार्टी सोबतों का शिकार है। आपकी पार्टी में से कुछ इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर ऊपर आ गए हैं और आप उसे जानते हैं लेकिन उसे तस्लीम नहीं करेंगे। शाहिद अब्बासी और मैं खुलेआम कहता हूं कि ये मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की बुनियाद पर बनाई गई है। PTI के पास ज्यादा वोट हैं
سیٹیں اور قانونی حیثیت تھی. ہم نے کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ 9 مئی کے حملوں میں ملوث افراد کے خلاف صرف مقدمہ نہ چلایا جائے. پھر وہ آگے کہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست کا حصہ نہ بنے, یہ کہنا بند کریں کہ آپ صرف ان سے بات کریں گے, اپنے سیاسی مخالفین سے بات کریں, انہیں اپنے سیاسی مخالفین نہ سمجھیں دشمن نہیں. جب آپ ان کے قانونی حیثیت کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ مزید کمزور ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بطول یہ جو سارا کچھ معاملہ ہوا ہے اس سے مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب جیسے لوگ, جو کہ میں ان کی یعنی ذاتی طور پر عزت کرتا ہوں, لیکن یہ جو رویہ ہے اس سے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. دیکھیے جب تک آپ خود اعتراف نہیں کریں گے کہ آپ نے کیا گڑبڑیں کی, آپ نے کیا زیادتیاں کی, جن کی روشنی میں جن کی وجہ سے پاکستان کی سیاسی جو ماحول ہے وہ خراب ہوا, اگر آپ وہ آج بھی اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہیں, جو کہ نہیں ہے. حماد اظہر صاحب کی اس رویے سے یہ بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں, صرف ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو چاہے وہ مے 9 کے معاملات ہیں اس کا اعتراف کرنا کہ ہم سے, یا مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے لوگوں کو جیل میں ڈالنا غلط اور جھوٹے کیسز کی بنیاد پر, یہ جب تک اعتراف نہیں کرے گی پاکستان تحریک انصاف بطور تو معاملات بہتری کی طرف نہیں جائیں گے. یہ میرا نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. بالکل, اور یہ کیتھارسس بہت ضروری ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی, اور وہ لوگ جو پہلے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ عمران خان اگر 9 مئی کی ذمہ داری لے لیں تو چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں, لیکن وہ اپنی کسی اور غلطی تو کیا کسی بھی طرح کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں, اور یہی وہ رویہ ہے جو ہمیں پارٹی میں بھی نظر آتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید, اور اب بات کریں گے معیشت کے حوالے سے. نمبرز بہت انکریجنگ ہیں کہ انفلیشن کم آ رہی ہے, لیکن کیا اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے یا نہیں, کیونکہ جو ریسنٹلی انٹرنیشنل کریڈیٹرز اور ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ مزید لوگ پاکستان میں بلو پاورٹی لائن جائیں گے, لیکن یہ کتنے یہ میٹیریلائز کب ہوگی, یہ جو نمبرز ہیں, اور نظر کب آئے گا کہ واقعی چینج آ رہا ہے. اس سے بات کرتے ہیں. جی فات صاحب. جی بطول بالکل, یہ جو دیکھیے آج جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں اس مطابق اب جو اپریل میں جو مہنگائی کا جو ریٹ تھا انفلیشن کا وہ 17.3% تھا, اور یہ تقریباً 2 سال میں جو ہے وہ کم ترین انفلیشن ہے. 38% انفلیشن تھی ہائی مئی 2023 میں. اب اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ فوڈ انفلیشن میں تھوڑی کمی ہوئی ہے, اور کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 5-6 مہینے میں شاید سنگل ڈیجٹس میں یہ انفلیشن آ جائے, اسی لیے انٹرسٹ ریٹس بھی جو ہیں وہ ان چینج رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کیونکہ مہنگائی سیاسی طور پر پاکستان کا سب سے بڑا ایشو رہا ہے 2 سال میں. تو کیا یہ مہنگائی کا جن اب جو ہے وہ قابو میں آ رہا ہے, اور از اٹ ٹو ارلی ٹو سیلیبریٹ؟ 2 بہت ہی اکمپلشڈ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جناب تیمور جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, خیبر پختونخوا کے سابقہ فنانس منسٹر ہیں, اور ان کے ساتھ خرم حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, مایہ ناز بزنس جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں, اور آج بھی انہوں نے ایک بڑا ہی دھواں کالم لکھا ہے ڈان اخبار میں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. خرم اگر بات میں آپ سے شروع کر لوں پہلے کوئکلی, 17.3% 2 سال میں سب سے کم مہنگائی, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ فگر؟ نہیں, کچھ حد تک تو امپورٹنٹ ہے فہد, لیکن ایک چیز جو بھی نہیں ہم لوگ کہہ سکتے, ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, 17% کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس میں جو اضافہ ہو رہا تھا اس اضافے میں تھوڑی سی اب کمی آنی شروع ہو رہی ہے. کہ یعنی کہ اگر یہ ماضی میں کوئی 20-30% یا 20-23% میں گرو کر رہا تھا تو اب اس کی گروتھ جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. مہنگائی ابھی بھی اوپر جا رہی ہے لیکن اس کی رفتار آہستہ ہو رہی ہے. صرف اس کا یہ مطلب ہے, اور اس میں کچھ حد تک جی نہیں, یہ تو ہوا ہے, there's no doubt about that. یہ میرے فگرز اپنے سامنے میں نے کھول کے بھی رکھے ہوئے ہیں. فوڈ انفلیشن خاص طور پہ جو پچھلے مہینوں میں کافی بڑی ایک کنٹریبیوشن کر رہا تھا مہنگائی کے اضافے میں, اس دفعہ اس میں کمی آئی ہے. مارچ اور اپریل کے ٹائم میں اس کی انڈیکس میں ایکچولی نیچے کی طرف گئی ہے اس کا جو گراف ہے. اس کے علاوہ باقی جو میں دیکھ رہا ہوں کافیوں میں بھی اوروں میں بھی کمی آئی ہے, لیکن پھر بھی the level is very high.
हेल्थ में फॉर एग्जांपल इट्स स्टिल गोइंग अप, ट्रांसपोर्ट में ऊपर जा रहा है अभी तक जो ग्राफ है, कम्युनिकेशंस में ऊपर जा रहा है अभी तक ग्राफ जो है, एजुकेशन में ऊपर जा रहा है ग्राफ। गवर्नमेंट क्रेडिट क्लेम कर सकती है, गवर्नमेंट क्रेडिट इस हद तक क्लेम कर सकती है कि उसकी जो ग्रोथ रेट है वो अब कम हो रहा है, लेकिन आई थिंक ये अभी नहीं क्लेम करना चाहिए कि महंगाई कम हो रही है। तैमूर साहब, आपकी क्रिटिक क्या है? हाउ डू यू रीड दिस फिगर? 2 साल पहले जब आप मिनिस्टर थे तो 38%, अभी 18%, अपने आप से ही कंपैरिजन है। मैं कोशिश करता हूं कि इकोनॉमी पे रिलेटिवली फैक्चुअल बात करें। मेरे ख्याल में अगर हम एक्चुअली गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखना चाहें तो कोई इकोनॉमिक रोड मैप नजर आना चाहिए। इकोनॉमिक रोड मैप नजर नहीं आ रहा। जब हम कहते हैं कि 18% इन्फ्लेशन जो है वो यानी महंगाई कम हो रही है, वो तो खुरम ने बता दिया कि महंगाई कम नहीं हो रही और 18% इन्फ्लेशन वो बड़ी हाई है। अगर ऐसे हालात में वो रोड मैप और वो कमिटमेंट नजर आता है कि हुकूमत करना क्या चाहती है, नाजायज हुकूमत है लेकिन चले डी फैक्टो हुकूमत तो है, तो शायद बोलने का चांस जो है वो कम होता। IMF का प्रोग्राम आ जाएगा, इन्फ्लेशन 18% पे रहेगी शॉर्ट टर्म में या ज्यादा होगी? पहला सवाल मेरे ख्याल में ज्यादा होगी, खुरम से आप जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। दूसरी चीज जो मेजर चीजें थी, क्या हमने अभी एक ओपन मार्केट करेंसी की तरफ एक्चुअली कदम ले लिया है? पिछले चंद दिनों में तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गवर्नमेंट जो है वो डॉलर्स भी ले रही है, और अगर आप इस इन्फ्लेशन रेट को देख लें तो रुपी डॉलर पैरिटी स्टैटिक भी नहीं होनी चाहिए। एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पिछले महीने में पॉजिटिव आया, हाँ, लेकिन क्या हमने अभी जो है वो इंडस्ट्री को उठा दिया है, इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं या इंपोर्ट्स का? लेकिन इस सारे के लिए तो तैमूर साहब थोड़ा टाइम चाहिए होगा। टाइम तो 2 साल थे, शहबाज साहब ने कहा था। चले अभी हम नया गवर्नमेंट आई, उन्होंने नई चीजें शुरू की हैं, गवर्नमेंट भी नए फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, तो वहां से शुरू करते हैं। नए फाइनेंस पुराने वाले को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कर दिया। बहरहाल अब उसमें सो द ट्रेंड्स के आपके पास IMF का प्रोग्राम भी आ रहा है, पहला खत्म हो गया, दूसरा आ रहा है, कुछ हद तक आपकी करेंसी होल्ड कर रही है, स्टेबल है, स्टॉक मार्केट जो है वो कुछ परफॉर्म कर रही है, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स शुरू हो गए हैं, बातें हो रही हैं। सो जो कुछ लोग कह रहे हैं कि कम से कम कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है इकोनॉमिक मैनेजमेंट में। डज दैट साउंड गुड टू यू? प्रेडिक्टेबिलिटी हो तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऑब्वियसली बेहतर होगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पॉलिटिकल वॉलेटिलिटी में प्रेडिक्टेबिलिटी आ सकती है। मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं, और मैंने आज एक ट्वीट IMF के प्रोग्राम के लिए के कॉन्टेक्स्ट में ही किया है। देखें, जो 2-3 चीजें कहीं जाती हैं ना, मुझे लगता है फिलहाल गवर्नमेंट का जो सारा नैरेटिव है फिस्कल साइड पे, वो है कि हम जो है वो रेवेन्यू बढ़ा देंगे। रेवेन्यू इतने आसानी से बढ़ता नहीं है, बहुत मुश्किल स्टेप्स लेने हैं। ट्रेडर्स को टैक्स नेट पे लाना है। बहुत से टैक्सेस जैसे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, उनका पोटेंशियल मिसअंडरस्टूड है। तो फिर बात क्या होती है कि हम NFC से सूबों का शेयर ज्यादा जो है वो सेंटर की तरफ ले आएंगे। इस पे हालांकि मेरी और खुरम की बहुत सी चीजों पे डिसएग्रीमेंट होती है। हमारा तासुर एक ही है कि आप सूबों से शेयर लेंगे, सूबों का डेवलपमेंट बजट कम होगा, जो फेडरल डेफिसिट है उसको खातिर फर्क जो है वो लेकिन नहीं पड़ेगा। उसमें कुछ सीरियस अभी काम तो नहीं हो रहा, वो एक आइडिया है जो तो अभी सीरियस काम नहीं हो रहा। किस वक्त होना चाहिए? प्राइवेटाइजेशन, मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन PIA की हो जाएगी, मेरे ख्याल में होनी चाहिए। आप देखेंगे हमारी पार्टी में ज्यादा लोगों ने अपोज नहीं किया। बिलावल ने आज या कल बयान दिया है कि इसको ना करें, शायद वो एड में बैक ऑफ हो जाए ना। वहां पे कोई जो है वो एक्चुअल रोड मैप नजर आया है। पावर सेक्टर जहां पे प्राइवेटाइजेशन की दूसरी जगह पे जरूरत है, एक पूरी एक मुहिम चली कुंडो की, उसका इम्पैक्ट क्या था, और आज दोबारा हम वहीं पे हैं, बल्कि अभी हम सोलर पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। व्हाट्स द रोड मैप? ओके, दैट्स माय क्वेश्चन। ठीक है खुरम, रोड मैप जेन्युइन क्वेश्चन है। बहुत सारी बातें हम सुन रहे हैं, कोई इंडिकेशंस भी जो मैंने भी कुछ जिक्र किया कि कुछ चीजें तो हमें नजर आ रही हैं, बट वो जो रोड मैप की क्लैरिटी है जो जरूरी होनी चाहिए, रिजल्ट चाहे थोड़े लेट आए, आपको वो क्लैरिटी नजर आ रही है? यू कैन टेल एग्जैक्टली नाउ कि अब ये गवर्नमेंट किधर जाना चाह रही है और उस वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? काफी हद तक नजर आ रही है।
क्लैरिटी अभी तक जो भी है पॉलिसीज में कि जो जुलाई से लेके दिसंबर तक जो पॉलिसीज चली हैं, जुलाई से लेके अब तक अप्रैल तक इनफैक्ट ये डिक्टेट हुई थी। आईएमएफ का जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जुलाई में शुरू हुआ था, एंड जून में इसको अनाउंस किया गया था और बड़े इमरजेंसी हालात में इसको जुलाई में एक्टिवेट किया गया था। इस प्रोग्राम को फॉलो करते करते जो मेजर फोकस था इसका कि माली खसारा जो स्टेट का है उसको कम करके सरप्लस में लाया जाए, खासतौर पे प्राइमरी बैलेंस को, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्सटर्नल खसारा स्टेट का चल रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट जिसको कहते हैं, उसको जीरो करके सरप्लस में लाया जाए ताकि स्टेट कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्ड कर सके। ये चीजें हुई हैं। प्राइमरी बैलेंस जो है वो तो 1.8% ऑफ जीडीपी उसने सरप्लस अबव एंड बियॉन्ड द टारगेट रजिस्टर किया है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी जो हैं वो जुलाई से लेके अब तक डबल से ज्यादा उनमें इंक्रीज आया है। और अभी जो गवर्नमेंट हमें बता रही है वो यही कह रहे हैं कि इसी रोड के ऊपर अभी चलना है हमने, और दूसरा आईएमएफ प्रोग्राम साइन किया जाएगा। दैट इज द मेन थिंग। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ आती है कि ये एक टेम्पररी रास्ता होता है। तैमूर की जो गवर्नमेंट थी, हालांकि तैमूर तो खुद केपी गवर्नमेंट के थे, लेकिन पार्टी जो फेडरल गवर्नमेंट में थी पीटीआई, उन्होंने भी यही रास्ता चला है एक दफा। उन्होंने जुलाई 2019 से लेके मार्च 2020 तक ये इसी रास्ते पे चले थे। तब एक्सटेंडेड फंड प्रोग्राम था, लेकिन बहरहाल जो भी इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज होती हैं वो एक ही होती है इन दोनों की, चाहे वो ईएफएफ प्रोग्राम हो या स्टैंड बाय हो। और उनको याद है उन दिनों से कि कितना मुश्किल होता है ये रास्ता एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए चलना, एंड उनकी पार्टी के अंदर किस किस्म के इख्तलाफात पैदा होते हैं और किस किस्म की शिकायतें आनी शुरू होती हैं। और यही हिस्ट्री दोबारा रिपीट होएगी अनलेस दूसरी चीज जो गवर्नमेंट करना चाह रही है कि सऊदी अरब से किसी किस्म का बहुत बड़ा पैकेज, अब उसकी एग्जैक्टली क्या डिटेल्स होंगी हमें नहीं सामने आ रहा, लेकिन बार बार बताया तो हमें जा रहा है और उम्मीद एक क्रिएट की जा रही है। तो अगर वो आ जाता है पैकेज वहां से, तो उससे ऑब्वियसली एक और इंजेक्शन ऑफ स्टेबिलिटी आई। लेकिन तैमूर साहब, अब रोड मैप के हवाले से तो खुरम ने भी कुछ जिक्र किया, मुझे ये बताएं, एंड ऑफ कोर्स हम प्योरली इकोनॉमिक्स बात कर रहे हैं, कि जो कुछ अभी इन्होंने कहा है कि हम करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन आपने कहा जी अपोज नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड है, आई एम श्योर यू विल आल्सो एग्री विद दैट कि स्टेट बैंक को वही करना चाहिए था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए, एफबीआर के लिए जो मामला शुरू हो गए हैं, नॉन फाइलर्स के ऊपर जो एक्शन लिया जा रहा है, सिम्स को ब्लॉक कर रहे हैं, ऑल्दो पर्सनली इन माय ओपिनियन दैट्स नॉट इनफ। सिम्स को ब्लॉक करना जो है, यू कैन बाईपास इट एनीवेज। ये सारे स्टेप्स वही हैं जो अगर आप भी गवर्नमेंट में होते तो यही लेते। इनमें से कहां पे आपकी डिसएग्रीमेंट है? जब पॉलिसी लेवल से विजन आती है तो फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो एक रास्ते को ओन करती है। ये इंडिया में 19वें में हुआ था, दे हैव नेवर लुक्ड बैक। वो मुझे नजर नहीं आ रही। जो मुझे डर लग रहा है, चूंकि इस गवर्नमेंट का पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है, कि वो वही फॉलो करेंगे जो एक तरफ से उनको आईएमएफ कहे, दूसरी तरफ से जो उनको ब्यूरोक्रेसी कहे। कुछ मुश्किल इक़दामात ले लेंगे, लेकिन बहुत से जो है वो दे विल एक्चुअली ट्राई टू गो द ऑपोजिट वे। मेरे ख्याल में आईएमएफ जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है, हमें वो काम करना चाहिए। अगर आईएमएफ कह रहा है रिस्ट्रक्चर करें, प्रिंसिपल्स ठीक कहता है, देखें ठीक है, आईएमएफ को इंट्रिंसिक्स आपकी इकोनॉमी की नहीं पता होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फिस्कल साइड पे मेरे ख्याल में जब तक हम अपने पब्लिक सेक्टर का पे स्ट्रक्चर, जब तक हम अपने पब्लिक सेक्टर का पेंशन प्रोग्राम वो चेंज नहीं करते, तो तब तक हमारा फिस्कल इम्बैलेंस भी रहेगा और उसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की एक लैक ऑफ परफॉर्मेंस भी रहेगी। जब आप सारी हुकूमतों को मिला लें तो पे और पेंशन का जो एक्चुअल बिल है ना, वही 7 ट्रिलियन के बराबर है, ठीक है। आपने उसमें बहुत काम भी किया है, आपने काफी काम किया है। अभी फेडरल हुकूमत में एक कंस्ट्रक्टिव वो देता हूं, फेडरल हुकूमत अभी जो है वो पेंशन रिफॉर्म्स कर रही है जो केपी 2-3 साल पहले कर चुकी है। लेकिन कर तो फिर भी रहे, मतलब केपी डिसएग्री तो नहीं कर, नहीं मैं उससे नहीं कह रहा, बट दैट्स नॉट द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम इज के फाइनेंस सेक्रेटरी से लेके जो हर एक जो नीचे एम्प्लॉई है जो कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, उनके पेंशन के पैसे कौन दे रहा है? आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूं,
खुरम दे रहा है अपने टैक्स के पैसों से. हाउ इज दैट फंडेड? ठीक है, लेकिन मैक्रो लेवल पे देखो, जो मैक्रो इंडिकेटर्स की बात करें, अब तो हम पेंशन में आ गए ना, और वहां पे ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, बट ओवरऑल जो रोड मैप की बात हो रही है, ये जो काम गवर्नमेंट कर रही है, प्रिंसिपल डिसएग्रीमेंट तो आपको कहीं नहीं है. एक एग्जांपल दिया, यू कैन मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज, एंड व्हेन यू डू दैट तो आप काम करेंगे बिल्कुल जैसे जो है वो पावर सेक्टर में निगरान हुकूमत में एंटी कुंडा ड्राइव चला. लेकिन जब कोई विजन नहीं थी, सेक्रेटरी साहब चेंज हो गए, वो सब कुछ इट फेल बैक. आई डोंट नो एक्चुअल इंपैक्ट क्या था. टुडे वी आर बैक टू स्क्वायर वन. अब आई डोंट नो दोबारा एंटी कुंडा ड्राइव चलेगा या एक्चुअली पावर सेक्टर को रिफॉर्म चाहिए करना है. ठीक है, तो अगर आप ये काम नहीं करते, सिमिलरली सऊदी अरेबिया से इन्वेस्टमेंट आ जाए, बड़ी अच्छी चीज है. आपके पास अगर फॉरेन एक्सचेंज आना है, या लोन से आना है, इन्वेस्टमेंट से आना है, रेमिटेंसेस से आना है, एक्सपोर्ट से आना है, एक्सपोर्ट्स में भी टाइम लगेगा. मुझे लगता है हम सिल्वर बुलेट ढूंढ रहे हैं. अगर हम एक ओपन मार्केट इकोनॉमी की तरफ ना जाए, जो इस बाबू कल्चर में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, तो साल 2 साल पहले भी सुना था कि 75 अरब डॉलर आने, अभी तो 75 ही नहीं आए ना. जब हम समझते हैं कि 6 महीने में एक चीज होनी है, वो होती है 5 साल में. चलो, और उस तक द पेन दैट एवरीवन फील्स इज ह्यूज. खुरम, फाइनल वर्ड मुझे दें कि ये जो अभी तैमूर साहब की जो क्रिटिक है, पीटीआई की क्रिटिक है, इस क्रिटिक को क्रिटिक करें जरा, कितने वैलिड पॉइंट्स हैं ये? देखिए, कुछ वैलिडिटी तो है लाजिम, लेकिन यही पॉइंट्स जब इनकी हुकूमत थी और मेरे जैसे लोग तब हम लोग रेज किया करते थे, तो फाद कसम से जो गालियों की बारिश आया करती थी ना इनके अपने ट्रोल फार्म से, मैं आपको बता नहीं सकता. यानी कि लोगों से खुद ये वाली क्रिटिक नहीं बर्दाश्त की जाती थी अपनी तरफ, जब इन पे डायरेक्टेड थी. इन्होंने भी जब इनकी बारी थी तो आईएमएफ प्रोग्राम पहले कहते थे हम नहीं जाएंगे, हम होम ग्रोन प्रोग्राम करेंगे, चले गए आईएमएफ के पास. जैसे ही पहला मौका मिला आईएमएफ को सस्पेंड करके उन्होंने एक और पाकिस्तान को बोरोइंग के जरिए लिक्विडिटी फ्यूल्ड अनसस्टेनेबल इकोनॉमिक बूम दिया और कहने लग गए देखो हमने पूरी मैशत को टर्न अराउंड कर दी है. रिफॉर्म्स तो कोई किए नहीं थे उन लोगों ने उसके नीचे. जो उसके बाद जब ये वाला ग्रोथ बूम फटा है और उसकी महंगाई की लहर जो आई है, जो 2021 में शुरू हुई है और 2023 के थ्रू आउट चलती रही है, वो उन्होंने जाके दूसरों के ऊपर ब्लेम कर दी कि भाई ये तो उनकी फॉल्ट थी, हमारे दौर में तो इकोनॉमी ग्रो करेगी. यानी कि उन्होंने एग्जैक्टली उस तरह बिहेव किया जैसे ये लोग दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं. ठीक है, तो इस क्रिटिक की क्रिटिक यही है कि ये लोग खुद इतने डिफरेंट नहीं है. चल, खुरम हुसैन, थैंक यू वेरी मच. मुजगड़ा साहब आप तशरीफ लाए. नाज़रीन, बतूल ये गुफ्तगू तुम्हारी हुई है इस पे इकोनॉमी पे, और मेरे ख्याल में जो टेक अवे है वो ये कि ठीक है जी, ग्रोथ जो इन्फ्लेशन बढ़ रही थी थोड़ी कम हुई है, बट इस टाइम गवर्नमेंट जो है उसको छलांगे नहीं मारनी चाहिए कि उन्होंने को बहुत बड़ा जो है वो कारनामा जो है वो सरजद कर लिया है. इसमें अभी बड़ा काम होने को है. बहरहाल आई थिंक बतूल वी हैव टू टेक अ ब्रेक, और उसके बाद उसको सियासी गुफ्तगू करेंगे. यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं. चीफ ने आर्टिकल 19 के हवाले से क्या बात की है उस पर तफसील से बात करेंगे. ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं. प्रोग्राम में खुश आमदीद. और आर्मी चीफ ने एक मौके पे ये कहा है कि उन्हें यानी कि पाक फौज को अपनी आईनी हदूद का ख्याल है और बाकियों को भी करना चाहिए. और ये अच्छा साउंड करता है कि किसी इदारे का सरबराह अगर इस तरह से बात करे, लेकिन इसकी बार बार ज़रूरत क्यों पेश आती है? और जिस आर्टिकल का उन्होंने हवाला दिया है, क्या उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अनडिफाइंड हैं या क्लियर हैं, या हम फिर एक डिबेट में फंस गए? इस पर तफसील से बात करेंगे. जी फाद साहब, ये बताइएगा आप इसको कैसे देखते हैं जो उन्होंने कहा है? बिल्कुल, देखिए बतूल, ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है इस वक्त जो है ये बयान देना. और मैं वो पढ़ रहा था कि एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा है कि जी हम आईनी हदूद जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं. अब ये ऑब्वियसली एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें थोड़ी वेगनेस भी है. इसकी तशरीह जो है वो हम कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है और ये किसकी तरफ इशारा है. तो एक तो ये, दूसरा आज क्योंकि हमारे पास 2 मेहमान भी हैं बतूल, तो हम उनके साथ जरा थोड़ा सा इस मौजू के बाद जो है वो ये जो मामला चल रहे हैं जरा उस पर भी एक क्विक राउंड अप करते हैं, क्योंकि हफ्ता भी अब खत्म होने जा रहा है कि ये इस हफ्ते जो इंपॉर्टेंट सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें उनका क्या मतलब है. तो एक क्विक रिव्यू करते हैं, पॉलिटिकल रिव्यू. बतूल जरा आप तारुफ कराएंगे हमारे मेहमानों बिल्कुल. मारिया मेबन साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, शी इज़ अ क्रेडिबल जर्नलिस्ट. और मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्टीज है उनकी लॉ के ऊपर भी, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं. बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए.
थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं मुनीब से शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि मुनीब ने वैसे भी एक बड़ी खूबसूरत जैकेट पहनी भी है नीले रंग की, तो इसलिए ज़रूरी बनता है कि पहले उनसे गुफ्तगू शुरू की जाए। उनका आज वो काफ़ी रिलैक्स लग रहे हैं। तो मुनीब ज़रा मुझे ये बताएं कि ये जो आर्मी चीफ साहब ने जो ये आज बयान दिया है जनरल आसिफ मुनीर ने कि हम आईनी हदूद जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं, इसकी ज़रा तशरीह पेश करें। बहुत शुक्रिया फाद साहब। देखिए, जो एसेंशली उस गुफ्तगू से मैं अक्स कर पाया हूँ, एक तो ये कि मुझे लगता है कि कुछ बातें, ये मेरा ओपिनियन है कि अननेसेसरीली की जाती हैं, इनकी जरूरत नहीं है। इन दिस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट आईनी हुदूद की बहस ये गुफ्तगू मुझे नहीं लगता कि इसको करने की भी जरूरत थी। वो इसलिए क्योंकि जब कर दी गई है तो फिर लोगों ने इसके ऊपर जारी बात है एक तनकीद भी शुरू कर दी है कि आप आईनी हदूद की बात कर रहे हैं तो कौन सी आईनी हदूद, और आपने तो आईनी हदूद उससे तजावुज किया है। साथ ही साथ जो रिसेंटली हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त कहते रहे हैं, वो भी एक बड़ी मज़ाक़ खेज बात है कि हम आर्मी चीफ या फौज से इंगेज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें आइन के आर्टिकल पढ़ाने हैं कि आपने इन पर अमल करना है और अपनी हदूद में रहना है, जो कि एक बड़ी फजूल बेतुकी सी बात है। बेसिकली तो इंगेज करना है अपने लिए कुछ सहूलत लेने के लिए, मामलात को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये गुफ्तगू जब उन्होंने की है कि जी एक फेक प्रोपेगेंडा के हवाले से या नैरेटिव्स के हवाले से, और उन्होंने आज़ादी इज़हार राय के हवाले से भी बात की, आर्टिकल 19 की बात की। अब इशू ये है कि आर्टिकल 19 बड़ा क्लियर है, बड़ा अनएम्बिगुअस मैं इसलिए कहूँगा, लगता है इट साउंड्स वेरी एम्बिगुअस बट अनएम्बिगुअस इसलिए भी है कि वो कोई मादर पिदर आज़ादी नहीं देता। उसके अंदर जो ज़बान है वो सब्जेक्ट टू ऑब्वियसली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। अब उसके अंदर फिर डिफेंस से रिलेटेड मामलात है, रिलीजन से रिलेटेड मामलात हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि वो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एक चीज़ बता दी गई है कि आपके दिल में जो आता है आप उसे बोल दें। सो इन वन वे जी हाँ जी, मैं आप अगर मुनी मुझे इजाज़त देना, आपने आर्टिकल 19 का जिक्र किया तो मैं अपने व्यूज़ के लिए वो पढ़ दूं कि आर्टिकल 19 एग्जैक्टली कहता क्या है। और वो जिसका मुनीब जिक्र कर रहे हैं, इस्लाम, वो आर्टिकल 19 कहता है कि इस्लाम की अजमत या पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से की सालमियत, सलामती या दिफा, गैर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात, अमन आमा, तहजीब या अखलाक के मफाद के पेश नज़र या तो तौहीन अदालत, किसी जुर्म के इर्तिकाब या उसकी तरगीब से मुतालिक कानून के जरिए आयद करदा मुनासिब पाबंदियों के ताबे हर शहरी को तकरीर और इजहार ख्याल की आज़ादी का हक होगा और प्रेस की आज़ादी होगी। सो ये अंग्रेजी में इसको जो मुनीर में जिक्र किया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मारिया, इसका जिक्र करने की क्या जरूरत थी इस वक्त आपके ख्याल में? देखिए फाद साहब, मेरे नज़दीक तो उस मुल्क की बदकिस्मती है कि इसके क़याम से लेके 75 साल के बाद भी आज हम इस बेसिक नुक्ते पे ही अड़े हुए हैं कि यहाँ पे ताकत का तवाज़ुन क्या होगा, आईनी हदूद किसकी होंगी और किसने जो है यहाँ पर जमहूरी हुकूमत चलाने हैं। सो इसमें हम सिर्फ यही बात कह सकते हैं कि ये चीज़ें जो बहुत पहले सेटल हो जानी चाहिए थी। कई दहाइयों का सफ़र हमने तय किया, हमने मार्शल लॉज भी देखे, हमने मुल्क के 2 लख्त होने का सानिया भी देखा, पॉपुलर लीडरशिप को अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए भी देखा, लेकिन उसके बावजूद हमें इतनी अभी तक मैच्योरिटी नहीं आई कि हम ये तय कर लें कि आईनी हदूद किसकी क्या है, उसको कैसे एक्सरसाइज करना है। जो आइन का आर्टिकल आपने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। आइन तो वैसे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं 2 साल से कोई इसको लिफ्ट करा नहीं रहा है, लेकिन चले अगर इसके बिल्कुल हम अल्फाज के ऊपर भी गौर करें तो ये कौन इंटरप्रेट करेगा? इतना वेगनेस है इस्लाम की अजमत। प्लीज जॉट इट डाउन फॉर मी कि इस्लाम की अजमत के अंदर नीचे एक्शनेबल स्टेप्स कौन सी बातें आती हैं, कौन सी नहीं आती। इतनी इंटरप्रिटेशन के लिए ये वाइड ओपन है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। बिकॉज अगर कोई जेन्युइन केस भी हो जहां पे वाकई इस आर्टिकल का तलाक होता है, माजी के अंदर हमने देखा कि इस कदर इसको मिसयूज किया गया कि अब एक स्केप्टिसिज्म है, एक डर है, एक खौफ है। जब रेगुलेशन की बात होती है, आईनी हदूद के अंदर काम करने की बात होती है आर्टिकल 19 की रोशनी में, तो बहुत सारे लोग अब इसको इंटरप्रेट ही करते हैं कि सेंसरशिप की बात होती है। जो आवाजें पसंद नहीं होंगी उन आवाजों के ऊपर तो उसका तलाक होगा, लेकिन जो आवाजें हमारी हमनवा हैं या हमारे दिल के करीब बात करते हैं उनके ऊपर शायद ये तलाक न। और हमने ये देखा है माजी के अंदर। सबसे पहले तो यहाँ पे क्लोजर चाहिए। लेकिन मारिया, फिर क्लोजर के लिए कि आर्टिकल 19 में तो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। इशू तो ये है ना
کہ وہ تو اس میں جب سر، اس کی اس کے تشریح کرتے ہیں علاوہ اس میں ریزنیبل مجھے ریسٹرکشن کا جب لفظ آتا ہے تو پھر اگر کوئی اس کو استعمال کرنا چاہے غلط طریقے سے تو کر سکتے ہوں. ایگزیکٹلی، اور یہ سوٹ کرتا ہے نا سر، یہ سوٹ، یہی تو بات سوٹ کرتی ہے. مجھے تو پرابلم اس آئین کے آرٹیکل سے زیادہ اس کے اوپر ہے جو اس کو انٹرپریٹ کرے گا، جو اس کی تشریح کرے گا، جو اس کو اپلائی کرے گا. تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ آج 75 سال بعد بھی جب ہم اس بیسک سوال کے اوپر، بیسک سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے بحث کرتے ہیں تو مجھے بطور پاکستانی افسوس ہوتا ہے. اور ماریا، ہماری میں ایک اور جنریشن، جی ماریا، یہاں پہ یہ بہت اہم آپ نے بات کی ہے. میں یہاں پہ میں اس آئین سے ریلیٹڈ ہی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم نہیں بھی کسی کے بیان پہ جاتے کہ کسی سربراہ نے کیا بات کی ہے، لیکن اگر ہم ریزنیبل ریسٹرکشنز کی بات کرتے ہیں تو پچھلے کچھ عرصے میں ریزنیبل ریسٹرکشنز بھی جو لگائی گئی ہیں، کیا ان سے بیشتر ہم میں سے لوگ ایگری کرتے تھے؟ کیا ہم ان ریسٹرکشنز کی لمٹس کو ڈیفائن کر سکیں؟ اور کیا ایون ہم تنقید کو ڈیفائن کر سکیں کہ کس حد تک تنقید کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ تو لا ہی ویگ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن تو ویگ ہوگی ہی، لیکن یہ اگر آپ قانون پڑھیں تو قانون بھی ویگ ہی لگتا ہے اس حوالے سے. جی بالکل. اور دودھ کے جلے ہوئے تو چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتے ہیں نا. کیا ماضی کے اندر ہم نے دیکھا نہیں قوانین کو کس طریقے سے یہاں پہ ایک پولیٹیکل ڈسینٹ کو کچلنے کے لیے، اور آج بھی ماضی میں بھی پاکستان کی ہسٹری بھری پڑی ہے. کون سا ایک ڈیکیڈ ہم اٹھائے جہاں پہ ہم اس کو مائکرو اسکوپ کے نیچے رکھ کے بات کریں؟ وہ ہم سب کو فیکٹس پتہ ہے. سو اسی لیے بات اب اسٹیٹمنٹ سے آگے ایکشنیبل سٹیپس کی بات ہوگی. تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے بات کرنی ہوگی کہ بھئی اگر آگے چلنا ہے، آئینی حدود کیا ہے، کہ کس کو کس طرح سے امور حکومت چلانے ہیں. اب تو اسٹیٹمنٹ سے آگے کی بات گزر گئی ہے جی. ابھی پچھلے 10-12 سال میں ہم نے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی دیکھی ہے وہ اسی طاقت کے توازن کی لڑائی کی تھی نا. ابھی بھی سالو نہیں کرنا، ابھی بھی ہم نے صرف یہ بیسک سوال پہ بحث کرنی ہے اور کتنا وقت ضائع کرنا ہے. اور یہ بحث جو ہے یہ چلتی رہے گی، کیونکہ جیسے جیسے جو ہے وہ ہمارے یہاں سیاسی جو اتار چڑھاؤ ہے وہ آگے بڑھتا ہے اور لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ اس کو کیسے تشریح کرنی ہے اور کس کے اوپر کس طرح کا دباؤ ڈالنا ہے، کتنا دباؤ ڈالنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو پاس قانون کا جو سہارا ہے وہ مل جاتا ہے. لیکن منیب اگر ہم تھوڑا سا آگے چلیں پولیٹیکل سائڈ پہ، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا جو ان کا ایک وہ تھا، ایک اس کی اسپیشلٹی کہہ لیں یا ان کی اسکل کہہ لیں، وہ یہ تھی کہ they would make everything about themselves. ہر چیز ان کے گرد گھومتی تھی. وہ عمران خان صاحب سب سے زیادہ خبر خود جنریٹ کرتے تھے، ان کی جماعت کے جو بیانات آتے تھے، بیانیہ تھا، ہر چیز ان کے گرد گھومتی تھی. یہ بڑا ان کا ایک بڑا سٹرونگ جو ہے وہ ایک ایڈوانٹیج تھی. اب کیا ہو رہا ہے کہ اب نون لیگ نے چیزوں کو اپنے گرد گھمانا شروع کر دیا ہے جب سے خان صاحب جیل میں. اچھا اور برا، اور موسٹلی برا ہی ہو رہا ہے. کبھی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ نیوز جنریٹر بن جاتے ہیں، کبھی جاوید لطیف صاحب نیوز جنریٹر بن جاتے ہیں، اور وہ میں اور آپ اور ماریا ہر وقت انہی کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. سو ان اے وے، ان اے ویری ٹوسٹڈ وے، نون لیگ بھی سینٹر آف اٹینشن بنتی جا رہی ہے. اب تازہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی ہو رہی ہے منیب، اور ان کے ووٹ کو عزت دو کے واپسی کے بیانیے کی واپسی ہو رہی ہے، اور جاوید لطیف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، اور جو پریزیڈنٹ گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی وہ انڈرمائن ہو رہی ہے. تو یہ ایک نیا اب ایک نیا ٹرینڈ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے منیب. فہد صاحب، اس کو میں اگر تھوڑا سا اس طرح لوں کہ ایک تو یہ کہ کم از کم ایز مچ ایز obviously since آپ کو بھی یہ بڑا فیئر آئیڈیا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو فی الحال اس وقت یہ ایشو نظر نہیں آتا، ان کو نہیں لگتا کہ ان کی گورنمنٹ انڈرمائن ہو رہی ہے. ہاں، جو پرابلم ہے پی ایم ایل این کے رینک اینڈ فائل کے اندر وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ شاید اشارہ یہ دیتا ہے کہ پی ایم ایل این کے سٹرکچر کے اندر یا جو بہت پرانے لوگ ہیں ان کے اپنی پارٹی سے تعلقات کے اندر یا اوور آل ایک جو ماحول ہے اس کے اندر کچھ فالٹ لائنز ہیں. اب وہ فالٹ لائنز ہی ہیں جو بار بار ہائی لائٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ میاں جاوید لطیف صاحب کریں یا رانا ثناء اللہ صاحب کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل این اس وقت جس طرح وہ ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اقتدار میں نارملی آتے ہیں، جیسے میاں نواز شریف صاحب 2013 کے انتخاب میں آئے with a very heavy mandate اور بڑی comfortable majority کے ساتھ، never had to ask anyone for any help in terms of like political alliances. وہ حالات اب بدل گئے ہیں. things are not the same. پی ایم ایل این کو بہت ہٹ بھی پڑی ہے سیاسی کیپٹل کے اندر. سو ایک ایسی صورتحال ہے جہاں پی ایم ایل این اپنی پوزیشن کو اوور آل تو ایک امپریشن دے رہی ہے کہ وہ ابھی بڑی مضبوط ہے، ڈیپ روٹڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ پرابلمز ایسے ہیں جو پی ایم ایل این انٹرنلی فیس کر رہی. اور یہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی شاید اسی چیز کو ان لائن کرنے کے لیے ہے کہ جو لوگ کچھ پارٹی کے اندر کوئی
ادھر ادھر انکمفرٹیبل ہیں یا ایشوز ہیں, وہاں میاں نواز شریف صاحب کی ویسے بھی گرفت مضبوط ہے, لیکن بحیثیت صدر وہ موجود ہوں گے, اور جو بات پی ایم ایل این کہے گی اس کا مطلب ہے یہ بات میاں نواز شریف کی بات ہے. میاں شہباز شریف صاحب would be the prime minister and he'll continue to serve as the prime minister as long as he is there. So overall جو ایک آپ کو سچویشن نظر آتی ہے نا, اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں ہے جو 2013 میں آئی تھی یا جو 2008 میں پنجاب میں آئی تھی. بے شک 2008 میں جو پنجاب میں آئی اس کو بھی الائنس ایک بنانا پڑا فارورڈ بلاک کے ساتھ, لیکن اب الاٹ ہیز چینجڈ. ایک بڑا بیچ میں ایک وقت آیا کہ جب پی ٹی آئی نے سیاسی میدان کو پلٹا ہے, بدلا ہے. سو ابھی مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این از rather I would say they have not as yet but they are coming to terms with this new reality. اچھا, یہ جو نیو ریالٹی ہے, ہاں ماریا, یہ جو نیو ریالٹی ہے, بالکل وی آر آلموسٹ آؤٹ آف ٹائم, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نے ایکچولی کچھ سیکھا ہے, ایوالو کیا ہے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا پچھلے 5-6 سال میں, اس کی روشنی میں وہ اب کچھ رائٹ لیسنز انہوں نے لرن کیے ہیں یا جسٹ ریپیٹنگ دا مسٹیکس؟ ہرگز نہیں. آپ ان کی اپوائنٹمنٹس دیکھ لیجئے. اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنانا مطلب کہ اگر کوئی کسی ان کے انٹرنل آڈٹس یہ بتاتے ہیں کہ جو نیا ووٹر ہے یا جو نیا لینڈسکیپ ہے پالیٹکس کا پاکستان میں, اس کے اندر لوگوں کے پاس اتنی سی بھی پیشنس ہے کہ وہ کسی کے بیٹے, کسی کی بیٹی, کسی کے سمدھی, کسی کے رشتہ دار کو ان پرومیننٹ پوزیشنز پہ دیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ غلط ہے. سو آپ نے اپنی جماعت کو 90s سے ری انوینٹ نہیں کیا. اتنی زیادہ آپ نے ٹربولنٹ وقت گزارنے کے بعد جب واپس آئے تو آپ کو نائب وزیر اعظم کے لیے اسحاق ڈار صاحب ہی ملے. میں یہ بھی بتا دوں کہ جس وقت مشکل وقت میں پارٹی گزر رہی تھی, آپ کو معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانی ونگ کا ہیڈ کون تھا؟ اسحاق ڈار صاحب. وہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی پاپولیرٹی ہے پی ایم ایل این کی. نوجوانوں کے ونگ کا سربراہ کون تھا؟ آپ لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگا, مجھے نہیں پتا, میں نے چیک نہیں کیا, اس کے بعد تبدیل تو نہیں ہو گئے, کیپٹن صفدر صاحب. نوجوانوں کے اندر پی ایم ایل این کی آپ یہ دیکھ لیجئے. سو جب تک کہ آپ ری انوینٹ نہیں کریں گے, غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے اور ایسے ہی کرتے رہیں گے, تو پھر مختلف ریزلٹس تو نہیں آ سکتے نا. بالکل, اور یہی وہ پرابلم ہے جو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ بہت حد تک یہ جو ڈائنامکس ہیں یہی تو ریفلیکٹ کر رہے ہیں. بطول, میں اور آپ بھی بات کر رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے, اور ماریا بھی جو بات کر رہی ہیں وہ مور اور لیس وہی ریفلیکٹ کر رہی ہے کہ نون لیگ کو ریئلی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک سول سرچنگ کرنی پڑے گی کہ بار بار وہی غلطیاں کیوں کر رہے ہیں. بالکل, یہ جو ماریا نے یہ جو مثال دی ہے کیپٹن صفدر والی کہ ان نوجوانوں کے ان کو ڈیجیٹل ایج کی طرف لانے کے لیے اور نوجوانوں کی سیاست میں انوالومنٹ کے لیے پنجاب میں ایکٹیو کرنے کے لیے کیپٹن صفدر صاحب کو چنا گیا, تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ, اور اب تک وہی ہیں فرینکلی, اور اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سمجھ ہے نون لیگ کو کہ انہوں نے سسٹم میں آگے جا کے پنپنا کیسے. سو دس از ویری ڈسکریجنگ. جی بہت شکریہ. ماریا صاحب ہمیں جوائن کری تھی اور منیب صاحب ہمیں جوائن کرے تھے, اور انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.